हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है जो हिस्ट्री का सेकंड पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है। बिलासुर गांव से, हुसंगी से, भीमबेटका से और महागरा से। ये हमें मिला है ऑप्शन 1 बिलासुर गांव से। बिलासुर गांव जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जहाँ पर 19वीं शताब्दी में पहली बार खुदाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कहाँ पर सबसे प्राचीनतम गेहूं जौ की खेती का प्रमाण मिला है? पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और राजस्थान। तो ये हमें मिला है बलूचिस्तान से। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ से जो है हमें प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राखीगढ़ी, मध्य शहर, ये सही सुमेलित है। हड़प्पा, स्वाधान अच, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो, समाधान R37, ये सही नहीं है। समाधान R37 हड़प्पा से मिला है। कालीबंगा, पुरुष और स्त्री का युग्म समाधान, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मोहनजोदड़ो से हमें मिला है उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी, हड़प्पा से कांस्य रथ, लोथल से हाथी दांत का स्केल और बनावली से पक्की मिट्टी का हल। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगुजकोई अभिलेख में है? ऑप्शन 1 अग्नि, रुद्र, सोम, इंद्र, सूर्य, विष्णु, रुद्र, मरुत, पूषण, भग और इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर है। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। बोगुजकोई अभिलेख जो है इसमें अनेक वैदिक देवताओं जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य का उल्लेख किया गया है। इन देवताओं का उल्लेख वेदों में भी किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय आर्य और मध्य एशियाई आर्यों से संबंध थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पर भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा और श्रृंगवेरपुर। ये हमें पाया गया है श्रृंगवेरपुर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? काठक, मैत्रायणी, तैत्तिरीय या वाजसनेयी। जो शुक्ल यजुर्वेद सी है वो है वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद में 5 शाखाएं हैं, काठक, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय और वाजसनेयी। प्रथम 4 जो है वो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती हैं और 5वीं जो कि वाजसनेयी संहिता है वो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगस्थनीज की इंडिका में है? चेर, पांड्य, सतीपुत या चोल। तो मेगस्थनीज की इंडिका में जिसका वर्णन है वो है पांड्य राज्य का। मेगस्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया था। भारत में रहकर उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिपिबद्ध किया था, जो कि आज मूल रूप में प्राप्त नहीं है। और मेगस्थनीज ने जो है दक्षिण भारत के राज्य पांड्य राज्य का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोदा गया है? सिरमुख, सिरकप, कौशाम्बी या अनुराधापुर से। ये खोदा गया है सिरकप से। सिरकप जो है जो कि तक्षशिला पंजाब में है, जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1912 से 1930 तक जो है वो खुदाई का कार्य किया गया और उसके बाद 1944 से 45 में M व्हीलर द्वारा उसकी खुदाई की गई, जहाँ से अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय संगम का अध्यक्ष था? इरुंडियार, तिरिपुर मेरिट, नक्कीरर और मुदी नगरैयर। तो इसमें से जो है तृतीय संगम का अध्यक्ष था वो था ऑप्शन 3 नक्कीरर। ये जो संगम तविल कवियों का संघ था, 3 संगम हुए थे, जो कि मदुरा, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरा में
पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, द्वितीय संगम के अध्यक्ष तोल्कापियम और तृतीय संगम की अध्यक्षता नक्कीरर नामक कवि ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर तिथि का प्रारंभ किया था? हिंद यवन, हिंद सीथियन, कुषाण और कर्दमक शक। तो ऑप्शन 4 जो है, शक क्षत्रपों ने अपने सिक्कों पर सबसे पहले तिथि का प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से बुधगुप्त तक या चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक। तो ये हैं चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। ये जो निधि है राजस्थान के बयाना से सबसे बड़ा ढेर जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। एलन और अर्टेकर आदि विद्वानों ने गुप्तकालीन सिक्कों का विद्वतापूर्ण अध्ययन किया है और इन सिक्कों से चंद्रगुप्त से स्कंदगुप्त तक के जो है प्रमाण हमें मिलते हैं। इन सिक्कों से उनके काल के राजनीतिक और आर्थिक दशा का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? ऐहोल, मंदसौर, एरण या बांसखेड़ा। ये है मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा में स्थित है। उसका एक नाम दसपुर भी है। यहाँ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख में जो है विक्रम संवत की तिथि दी गई है और यह लेख प्रशस्ति के रूप में है और इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। इस लेख में कुमारगुप्त के राज्यपाल बंधुवर्मा का उल्लेख मिलता है जो वहाँ पे शासन करता था और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और चोल। तो पल्लवों ने जो है वो भारत में अपने सिक्के जारी नहीं किए। पल्लव राजवंश द्वारा सिक्के जारी करने का उल्लेख नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? महेंद्र, नीलराज, विष्णुगुप्त या उग्रसेन। विष्णुगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चोल देश में कौन सा स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर या तंजौर। तो जो सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वो था उरैयूर और मदुरा जो है वो संगमकालीन सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है? भास, भवभूति, क्षेमेंद्र या श्रीहर्ष। तो जो क्षेमेंद्र है वो अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता है। क्षेमेंद्र की कुछ समय जो क्षेमेंद्र है उन्होंने अनेक ग्रंथों का भी सृजन किया था, जैसे वृत्तकथा मंजरी, भारत मंजरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाट-ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया? अमीर खुर्द, मिनहाज सिराज, शम्स सिराज अफीफ और जियाउद्दीन बर्नी। तो इसे किया था जियाउद्दीन बर्नी ने। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बर्बक जो है वो है प्रबंधक, वकील दर शाही महल का प्रमुख प्रभारी, सरे जानदार अंगरक्षकों का मुखिया और केवानी खोमा ढोने वाला। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, सल्तनत की स्थापना के साथ पुरानी प्रणाली या प्रणालियां तुरंत ही समाप्त नहीं हो गई बल्कि वे कायम रहीं, हालांकि उनके ऊपर एक नए शासक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन 2, उपद्रवी क्षेत्रों को मावास कहा जाता था। ये भी सही कथन है। ऑप्शन 3, भू राजस्व के निर्धारण और उसकी वसूली की अलाउद्दीन की प्रणाली उस प्रणाली से काफ़ी कुछ मिलती जुलती थी जिसे बाद में कनकूत कहा गया। ये भी सही कथन है। ऑप्शन 4, 2 इतिहासकार बर्नी और याहिया मोहम्मद तुगलक के कृषि कर में वृद्धि के पैमानों के विभिन्न तरीकों की जानकारी देते हैं। याहिया कहता है कि कृषकों पर नया अतिरिक्त कर लगाया जाता था और बर्नी कहता है कि 3 बड़े कर ज़्यादा गंभीरता से निर्धारित किए जाते थे और सख्ती से
वसूले जाते थे। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्धरण का लेखक कौन है? यह हो सकता है कि भारतीय राज्यों में विजयनगर का राज्य सामंतवाद के कुछ रूपों के नज़दीक रहा हो, लेकिन इस युद्ध राज्य तथा यूरोप एवं जापान के दूसरे राज्यों जिनके लिए सामंतवाद शब्द इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों के बीच का फर्क इतना बुनियादी रहा है कि यह अवधारणा उस समय की सामाजिक व्यवस्था के विमर्श के लिए कोई उपयोगी ढांचा नहीं दे पाती। DC सरकार, नीलकंठ शास्त्री, ए कृष्णास्वामी या बर्टन स्टाइन। तो ये जो उद्धरण है वो दिया है बर्टन स्टाइन ने। अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखे अंश को पढ़ें। मैंने मानसिंह और विक्रमजीत के भवनों का गहराई से निरीक्षण किया। वे अद्भुत हैं, पूरी तरह से पत्थरों के भारी असममित टुकड़ों को तराशकर बनाए गए हैं। सभी राजाओं के भवनों में मानसिंह के भवन सबसे उदात्त और श्रेष्ठ हैं। ग्वालियर के राजभवन को देखने के बाद ये विचार किसने व्यक्त किए थे? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर या शाहजहां ने? तो ये विचार व्यक्त किए थे बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासन के आरंभिक 19 वर्षों के इतिहास का बयान करता है, जो कुतुबशाही दरबार के रोजनामचे की तरह है और उस समय के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन पर प्रकाश डालता है? मीर रफ़ी उद्दीन का तज़किरात उल मलूक, मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उ सलातीन, मनसाराम का मासिर निज़ामी और तबाई का बुरहान मासिर। तो इसमें से जो सही है वो है ऑप्शन 2, मिर्ज़ा निज़ामुद्दीन अहमद का हकीकत उ सलातीन, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के ज़माने में बादशाह को तोहफे देने के लिए 2 तरीके प्रचलित थे, पेशकश और नज़र। औरंगजेब ने इस शब्दावली को नए सिरे से परिभाषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 1, नकद के रूप में दी जाने वाली हर पेशकश को नज़र कहा जाए, ये सही है। ऑप्शन 2, राजकुमारों द्वारा दिए जाने वाले तोहफों को नियाज कहा जाए, ये भी सही कथन है। अमीरों द्वारा दिए जाने वाले तोहफे को निसार कहा जाए। कम महत्वपूर्ण अवसरों पर धन्यवाद देने और सम्मान व्यक्त करने के लिए दिए जाने वाले तोहफे को नज़र कहा जाए, ये कथन सही नहीं है। तो इस तरह से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के ज़माने में विकसित हुई तकनीकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, वे वस्त्र जो सारी दुनिया में मशहूर थे वह बिना बहुचक्रीय करघों की सहायता के तैयार किए जाते थे, सही कथन है। ऑप्शन 2, समुद्री यात्राओं पर जाने वाली नौकाओं में एस्ट्रोलेब के अलावा और कोई आधुनिक समुद्री उपकरण नहीं होता था, ये भी सही है। ऑप्शन 3, मुगलों के महान स्मारकों तक का निर्माण एक पहिया ठेला गाड़ियों जैसे प्रारंभिक उपकरणों की मदद से किया गया था, ये कथन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन 4, यहाँ तक कि मशीनी काम के लिए सही खांचों वाले पेच भी नहीं बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है? परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, टप्पा के समानार्थी, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4, सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन अनिवार्यतः सरकार के समानार्थी नहीं। ये चकला जो है मुगल काल में सरकार और परगना के बीच की एक इकाई को कहते थे, जिसका शाहजहां के शासनकाल में अस्तित्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1, खालिसा शरीफा के अंतर्गत साम्राज्य के खजाने के लिए कर संग्रह किया जाता था, ये सही कथन है। ऑप्शन 2, जागीरों की लगातार अदला बदली होती रहती थी, ऐसा संभव था कि एक समय जो क्षेत्र खालिसा के अधीन हो उसे बाद में जागीर में स्थानांतरित कर दिया जाए, ये भी सही है। जागीरों के आवंटन में जमादामी की कोई भूमिका नहीं होती थी, ये कथन गलत है। मनसबदारों को नकद वेतन के बदले जागीरें दी जाती थी, ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो अंग्रेजों द्वारा जहांगीर के दरबार में पेशकश की गई थी मुगलों के लिए आश्चर्य के रूप में माना गया था? ऑप्शन ए, समुद्री कोयला, चश्मे, यांत्रिक घड़ी या अरबी तथा फारसी में मुद्रित किताबें।
तो वो थी ऑप्शन 1 समुद्री कोयला। अगला क्वेश्चन है, मानुकी ने निम्नलिखित भावपूर्ण टिप्पणी किसके बारे में की है? जब कोई भूख से बेजार आदमी अपने दिमाग में राज्य को नष्ट करने की बात ठान लेता है तो वह बादशाह के पास जाता है और कहता है, महाशय, अगर आप मुझे धन उगाहने और कुछ हथियारबंद सिपाहियों की भर्ती की इजाज़त दे दें तो मैं आपको इतने लाख दूंगा। ऑप्शन है जागीरदारी, इजारादारी, जमींदारी या दीवानी। तो वो है इजारादारी। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों ने विभिन्न चरों का प्रयोग कर मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान लगाया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 मोरलैंड ने मुगलकालीन भारत की जनसंख्या का अनुमान कृषि क्षेत्र के विस्तार के आधार पर लगाया है। ये सही कथन है। मोरलैंड ने दक्कन और दक्षिणी भाग की जनसंख्या का अनुमान नागरिक अनुपात सैनिक अनुपात के आधार पर लगाया है। ये भी सही है। अशोक वी देसाई ने मुगलकालीन भारत की आबादी का अनुमान सकल तथा प्रति व्यक्ति भू राजस्व के आधार पर लगाया है। ये कथन भी सही है। ऑप्शन 4 किंग्सले डेविस ने भारत की जनसंख्या के मोरलैंड के आंकड़े को सुधारकर 100 मिलियन से 145 मिलियन कर दिया। ये कथन गलत है। तो इस तरह से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन को गोलकुंडा, बीजापुर और कर्नाटक तक फैलाने की कोशिशों ने उसे टूट के कगार पर ला दिया। शायद औरंगजेब को यह बेहतर सलाह दी जाती कि वह अपने सबसे बड़े बेटे शाह आलम की यह सलाह मान लेता कि बीजापुर और गोलकुंडा के कुछ हिस्सों को अपने साथ मिलाकर उनसे समझौता कर लिया जाए और उन्हें कर्नाटक पर हुकूमत करने दी जाए, जो काफ़ी दूर था और जिसका प्रबंधन मुश्किल था। तो ये विचार किसके हैं? जदुनाथ सरकार, अतहर अली, सतीश चंद्र और जे.एफ. रिचर्ड्स। ये कथन है वो है ऑप्शन सी सतीश चंद्र के। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार की तहजीब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दरबार की कार्यवाही के दौरान अमीरों को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। ये सही कथन है। औरंगजेब ने 1683 में यह आदेश जारी किया था कि 2000 से नीचे स्तर के मनसबदारों को बादशाह से छुट्टी लेने के लिए फातिहा के पढ़े जाने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन 3 औरंगजेब ने 1693 में यह आदेश जारी किया था कि अमीरों की पोशाक का रंग लाल नहीं होना चाहिए। ये भी सत्य कथन है। बादशाह के सामने अमीरों को नीम आस्तीन पहनकर और कंधों पर शाल लपेट कर ही उपस्थित होना होता था। ये कथन असत्य है। तो जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पर ऐसा स्कूल विकसित हुआ जहाँ मिफ्ता उल फुजाता जैसे शब्दकोश के साथ अन्य पांडुलिपियों का प्रचुर मात्रा में चित्रांकन किया गया था? बंगाल, मालवा, गुजरात और दक्कन। तो ऐसा जो है चित्रांकन किया गया था वो था मालवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी। तो इसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश और लास्ट में फ्रांसीसी। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में काउंट द लैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए घरेलू सरकार ने लैली को धीरे धीरे अंदरूनी क्षेत्रों पर कब्जा करने का निर्देश दिया। ये जो कथन है वो सही नहीं है। ऑप्शन बी भारत में फ्रांसीसियों को सर्वश्रेष्ठ लाभ दिलाने के लिए भारतीय रियासतों के आपसी झगड़ों में शामिल होना। ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना। ये सही है। ऑप्शन डी कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया। ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो जो सही है वो है ऑप्शन 4, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बड़ौदा के गायकवाड़ और मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली, मल्हार राव होलकर और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन, पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली और सतारा के राजा प्रताप सिंह और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन।
तो इस संधि पर, बेसिन की संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो किए गए थे ऑप्शन 3 पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेलेज़ली के बीच। तो अगला क्वेश्चन है 1832 से 33 के कोल जनजाति विद्रोह में कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं थी? चुआर, होज, भील और मुंडा। तो जो सम्मिलित नहीं हुई थी वो थी भील जनजाति, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था? विलियम कैर, मोंतलाम्बर्ट, जोशुआ मार्समैन और विलियम वार्ड। तो जो बैप्टिस्ट मिशनरी समुदाय से संबंधित नहीं था वो था ऑप्शन 2 मोंतलाम्बर्ट। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, सर्वेश्वरवाद और गाय के प्रति पूज्य भाव। तो वो नहीं थे ऑप्शन 4 गाय के प्रति पूज्य भाव के विरोधी नहीं थे। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया था, बहुदेववाद का और सर्वेश्वरवाद का जो है विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद नहीं था? H.T. कोलब्रुक, चार्ल्स ग्रांट, विलियम कैरी और जेम्स प्रिंसेप्स। तो इनमें से जो प्राच्यवाद नहीं था वो था चार्ल्स ग्रांट। अगला क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रचारित धन निष्क्रमण सिद्धांत का मूल तत्व किसमें निहित था? ऑप्शन 1 शासक जाति के व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों का दुरुपयोग, रियासती राजाओं से अनुचित तरीके से प्राप्त धन और उसे इंग्लैंड भेजना, भारत से एक तरफा निर्यात, ब्रिटिश उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजारों में भर देना। तो वो निहित था ऑप्शन 3 भारत से एक तरफा निर्यात। ब्रिटिश जो भारतीय आर्थिक नीतियों पर जो मानक राष्ट्रीय आलोचना दादा भाई नौरोजी ने की थी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में उल्लेखित सामाजिक आंदोलनों को सूची 2 में उल्लेखित क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये किन क्षेत्रों में हुए? सही कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। तो परमहंस मंडली जो हुआ था वो हुआ था महाराष्ट्र में, कायस्थ सभा उत्तर प्रदेश में, सरीन सभा पंजाब में और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा हुआ था केरल में। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए कुछ लोगों का विचार था कि समाजवादी सरकार के अंतर्गत उपनिवेशवाद ने एक सकारात्मक सभ्यतापरक भूमिका निभाई। बिल्कुल सही कथन है। कारण आर समाजवादी आंदोलन के कुछ वर्गों के द्वारा अपनी अपनी सरकारों की औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन करने के लिए ऐसे विचारों का अक्सर उपयोग किया। ये भी सही कथन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दिए गए हैं। सूची 2 में वर्ष की कौन सा अध्यक्ष कौन से वर्ष में रहा था? तो रहीमतुल्लाह सयानी जो थे वो थे 1896 ईस्वी में, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1945 में और नवाब सैयद मोहम्मद जो थे वो थे 1913 में। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 1942 पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, सुभाष चंद्र बोस। तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही का दिवस मनाया गया था? 16 जून 1946, 16 जुलाई 1946, 16 अगस्त 1946 और 16 दिसंबर 1946। तो ये बनाया गया था 16 अगस्त 1946, ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन से बड़े राज्यों ने जून 1947 में ही स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी? ट्रावनकोर एवं भोपाल ने, जोधपुर एवं जूनागढ़, जयपुर एवं उदयपुर, मैसूर एवं बड़ौदा। तो जो स्वतंत्र बने रहने की इच्छा व्यक्त की थी वो थे ऑप्शन 1 ट्रावनकोर एवं भोपाल। अगला क्वेश्चन है सबाल्टन स्कूल का एक विशिष्ट कथन
प्रोज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन 1 डेविड अर्नाल्ड, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवोक, रणजीत गुहा और दीपेश चक्रवर्ती। तो ये लिखा गया था रणजीत गुहा के द्वारा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माना कि जैसे कि डार्विन ने जैविक प्रकृति के विकास के नियम की खोज की थी, इसी प्रकार मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास के नियम की खोज की थी? ऑप्शन है फ्रेडरिक एंजल्स, ए जे.पी. टेलर, चार्ल्स ए बियर्ड और ए मार्विक। तो ये जो खोज की थी, ये जो माना है वो माना है फ्रेडरिक एंजल्स ने, ऑप्शन 1। भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। इसमें व्यग्रता के साथ राष्ट्रीय पहचान की खोज की गई, ये सही है। ऑप्शन बी तर्क का स्थान भावनात्मक दृष्टिकोण ने नहीं लिया, ये कथन गलत है। वस्तुनिष्ठता के आदर्श का राष्ट्रवादी इतिहासकारों के हाथों से हनन नहीं हुआ, ये भी गलत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महिमा मंडन किया गया, ये सही है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सही है वो ऑप्शन 4, ए और डी सही है। तो इसी के साथ आज का पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।